बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद दस्तद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खल साहब। नाज़रीन, बल्ले का इस वक्त जो है सिलसिला जारी है। बल्ले का केस जो है लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये सिलसिला तवील होता चला जा रहा है। पहले बल्ला मिला, फिर बल्ला ले लिया गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया, अब फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लटक गया है। बल्ला क्या तरीके इंसाफ के पास रहेगा? इससे पहले असद खल साहब एक तज्जिया कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में कि बल्ला जो है एंड टाइम पे दे दिया जाएगा, लेकिन आज के रिमार्क्स जो हैं वो अलग नज़र आते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं इस मामले पर। खल साहब, आपने कहा एक इस हवाले से तज्जिया दिया कि बल्ला जो है एंड टाइम पे दिया जा सकता है, और आज हमने जो रिमार्क्स देखे बल्ला मिलता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के लिए क्या खबर है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मामला ये है कि जिस तरीके से एक तो पीटीआई के हवाले से एक बड़ी खबर ये है कि उन्होंने तमाम जो अपने उम्मीदवार हैं कौमी और सूबाई हलकों के हवाले से एक फहरिस्त जारी कर दी है। बहुत सारा बहम पाया जा रहा था कि किस हलके में कौन सा उम्मीदवार पीटीआई से इंतखाब में हिस्सा लेगा। दूसरी जानब जो बात जिस तरह की आज प्रोसीडिंग हुई है और उसके अंदर बार बार एक ही सवाल को दोहराया गया, जिसमें चीफ जस्टिस की जानब से ये सवाल किया गया बारहा कि आपने वो कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसी दस्तावेज़ दिखा दें जिसमें ये बताया गया हो या साबित हो कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वक्त के अंदर जो है इलेक्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की बात की है, तो ये तो कोई वेन्यू उसका होना चाहिए था, किस होटल में हुए, किस दफ्तर में हुए, किस घर में या कहाँ पे हुए, तो वो उसके अंदर कोई मेंशन नहीं है, वो नहीं दिखा सके। तो बाद में फिर बताया गया कि चमकनी है, तो जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा ने कहा कि वो तो एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे जो है ये इलेक्शन जो है उसका इनेकाद हुआ, जिस पर उमैर नियाजी ने कहा कि जी उसका फुटेज भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो आप बाहर जाके दिखा देंगे, जो यहाँ पे दस्तावेजात के मुताबिक जो केस को हम चलाएंगे। दूसरी जानब एक और चीज़ कर ऊपर आके उन्होंने नुक्ता जो है बार बार उस चीज़ के ऊपर वो ये दरियाफ्त करते रहे, इस्तफसार करते रहे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके जो 2022 में होने वाले जून 2022 में इंतखाबात थे उनको कालदम करार दिया और उन जो उस फैसले को के खिलाफ आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए और लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर 5 रुकनी बेंच भी बना। एक तरफ आपने वहाँ पे चैलेंज किया जो इंतखाबात के अमल को कालदम करार देने को, और दूसरी जानब जो आपने नए इंतखाबात भी करवा दिए। फिर ये सवाल भी उठा कि क्या असद उमर जो है वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से फारग हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसके हवाले से क्या रिकॉर्ड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने बताया कि हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर उमर अयूब के जनरल सेक्रेटरी बनने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कब बने और किस तरह बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि असद उमर के बाद सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कराने थे तो उनका किस तरह प्रोसेस था। फिर एक और सवाल मौके पे भी किया गया कि क्या जिस तरीके से ये तमाम जो लोगों को एक बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, क्या बाकी पार्टियों में भी ऐसा होता है। तो उस हवाले से तो वो वहाँ पे मिसाल तो पेश नहीं कर सके, लेकिन ये रिकॉर्ड पे मौजूद है बात कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें नून लीग की तमाम जो क़यादत है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब सदर और मरियम साहिबा जो है वो सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अताउल्लाह तारड़, और इस तरीके से जो सेक्रेटरी फिनांस इसाक डार और जो है गालबन जॉइंट जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो मरियम औरंगजेब साहब बता रहे हैं। कोई पार्टी भी नहीं करवाती ना। तो अब मामला ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से ग्रिल किया गया या आज जिस तरीके से बार बार जो है सवाल दोहराए गए, और ये एक उससे तो यही लग रहा है कि शायद बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानब अकबर बाबर के वकील भी आ गए मैदान में, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो बानी मेंबर हूँ, तो जिस पर हामिद खान ने कहा कि आपको तो निकाल दिया गया है। तो उस पर जैसे जमाल बंदोखेल जो है उनकी जानब से कहा गया कि आप मुजफ्फर मोहम्मद अली की जानब से कि आप के हवाले से कोई इनको निकालना है तो उसका नोटिस वगैरह दिया जाए, दिखाया जाए हमें।
तो बहरहाल अब कल इसकी दोबारा 10 बजे समाअत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है उनकी जानब से भी दलाइल दिए गए, और दूसरी जानब हामिद खान, बैरिस्टर जो है गौहर अली और उमैर नियाजी जो है उनकी जानब से भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई। ठीक है, लेकिन अभी तक तो मामला जो है जिस तरह ये लग रहा है कि उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट को PTI की जानब से जो उनके सवाल हैं उनके जवाब नहीं दिए जा रहे, यानी उनको मुतमिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं किया जा पा रहा अभी तक के जो आज। लेकिन कल साहब एक और मामला है, जिस तरह से कहा गया कि अकबर एस बाबर को निकाल दिया गया पार्टी से, तो जस्टिस ने कहा कि आप उसके कुछ सबूत दिखा दें, उसका नोटिफिकेशन दिखा दें। सोशल मीडिया पे तो दिखाया जाता है कि उसको निकालने के अकबर एस बाबर साहब को तो कुछ नोटिफिकेशन हैं, लेकिन उधर क्यों नहीं पेश किए गए? ये क्या वजह है? क्या वकला टीम की मुकम्मल तैयारी नहीं है? क्या समझते हैं? देखिए, ये बात भी हुई कि आज हामिद खान ने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, तो इस पर फिर अदालत ने कहा कि चूंकि इलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है और आज यानी जो कल आने वाला, यानी कल सुबह जो बाकायदा उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं, बैलेट पेपर छपने के लिए चला गया, बल्कि छप भी चुका है गालबन। अब एक तरफ तो PTI को जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि इनका नाम जो है वेबसाइट पे भी पार्टी का जो सिंबल है वो उस पर शामिल किया जाए, इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी जब जो फहरिस्त सामने आ रही है उसके अंदर गालबन बल्ला जो है उसका निशान नज़र नहीं आ रहा। तो उस पर भी जो है तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसके लिए भी उन्होंने रिजू कर ली है, और गालबन 16 जनवरी की जो तारीख है नोटिस जारी कर दिए गए इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को पेशावर हाई कोर्ट की जानब से। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की कल समाअत है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो है जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आप देखें कि जो सीट एडजस्टमेंट के मामला थे वो भी आगे खुलनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। एक तो ये आप देखें कि जो फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो फ़ारूक हबीब जो है उस के हवाले से IPP ने कहा था सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, लेकिन नून लीग ने उनसे जो है वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया, और जिस पर फ़ारूक हबीब जो है उन्होंने अपने कौमी और सूबाई जो हलकों में कागजात जमा कराए थे वो वापस ले लिए। इस तरीके से अगर बात की जाए, फ़याजुल हसन चौहान जो है वो बड़े एक्टिव थे और उनके बारे में भी सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, वो भी इलेक्शन ना लड़ने का उन्होंने भी ऐलान कर दिया। इसके साथ अगर बात की जाए NA 117 जो है लाहौर 1, जहाँ पे मलिक मोहम्मद रियाज जो है साबिक उनके नून लीग के MNA थे, और वो बेसिकली जो मरियम साहिबा का जो जलसा था जिसको वो रैली या कार्नर मीटिंग की बाद में नाम देना पड़ा, वो एक नाकाम जलसा जो है उनको ले डूबा, और वहाँ पर जो IPP और PMLN की सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में मलिक रियाज जो है वो टिकट से महरूम हो गए, और वहाँ से अलीम खान जो अब्दुल अलीम खान जो है वो नून लीग और IPP के जॉइंट कैंडिडेट होंगे। अच्छा, इसके साथ नई एक डेवलपमेंट ये आई है कि जो काफ लीग के साथ जो वादे वईद किए गए थे उससे भी नून लीग जो है उसने इनराफ किया है, और उन्होंने उन्हीं हलकों के अंदर जो है कौमी और सूबाई में अपने बंदे खड़े कर दिए हैं। तो जिस पर काफ लीग की जानब से कहा गया है कि हमें जो है हम मुकाबला करने की जो है अहलियत रखते हैं और हमें सीट एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। शेख रशीद के बारे में भी कहा जा रहा है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो वापस ले ली, वो भी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे। अब देखते हैं, वही है ना कि वही शेख रशीद जो है जो जिस तरीके से उनकी वो कहते थे ना तूम तड़ाक और बड़ा वो जाहो जलाल और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आप देख जब से वो चिल्ला काट के आए हैं उसके बाद वो तकरीबन आलमोस्ट मेरे ख्याल अभी भी वो खामोश है, या उस तरीके से वो जो पहले जो होते थे ना जिस तरह वो गरजते बरसते थे और वो तंजिया बयानात उनके, वो अब उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ रही। इसके साथ अगर एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कराची के अंदर अगर बात की जाए NA 242 के हवाले से, तो वहाँ पे बड़ी शद्दोमार से कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और MQM और इनकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें चल रही थी, लेकिन वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ऐन वक्त पर कागज़ वापस ले लिए हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे नहीं हुई। वहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं ख्वाजा साहब जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे कौमी हल्के से, और दीगर जो उनके सूबाई हल्के से भी ख्वाजा साहब थे और वहाँ से सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, तो बजाय उसके अब वो कौमी असम्बली से हल्के से भी लड़ेंगे और नीचे भी सीट एडजस्टमेंट जो है अभी तक वहाँ पे सामने नहीं आ रही। कल साहब एक बात तो ये है कि जिस तरह से आपने बात की इंतखाबी मैदान में मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं जिसमें आला क़यादत भी है, लेकिन सवाल ये है
जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने बात की कि बल्ले का निशान अगर ले लिया जाता है तो आलमी ताकतें जो हैं इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, कोई तावन नहीं करेंगी। लगता है कि इस इलेक्शन को आलमी सतह पर माना जाएगा, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में या बैरूनी सतह पे? देखिए, खाली इशू बल्ले के निशान का नहीं है, बहुत सारे और भी अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्शन के शफाफ गैर जानबदार होने के हवाले से वो जो है इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि जिस तरीके से अभी तक सूरत हाल चल रही है, इसमें तो मैं नहीं समझता कि अभी तक अगर इनको फ्री फेयर एंड शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कहा जा सकता है। जहाँ तक मामला है कि 8 फरवरी को पहली बात कि उससे पहले तक प्री पोल जो है रिगिंग होती है नहीं होती या क्या सूरत हाल है वो सबके सामने है। इसके बाद आ जाता है कि पोलिंग डे के ऊपर जो है वो क्या प्रोसेस होता है, पोलिंग एजेंट को कहीं गैप तो नहीं कर दिया जाता या उनको साइड लाइन कर दिया जाता है या ये क्या सूरत हाल बनती है वहाँ पे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो वोट जो उसकी काउंटिंग का जो मामला है और उसके बाद जो फार्म के ऊपर एजेंट को रिजल्ट मौके पे देना और वो सारा प्रोसेस और फिर सिस्टम का बैठना या ना बैठना, उसका काम करते रहना या ना करना, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट बर वक्त जो है उसको अनाउंस करना, डिले करना, कौन से उसके अंदर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिलकर उसका जो है उसके बाद ही चीज़ें जो है सामने आएंगी और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी होंगे, मीडिया भी यहाँ पे मौजूद होगा और ये जो चीज़ें हैं ये हाईलाइट तो होंगी। तो जहाँ तक मामला ये है कि बल्ले का आपने निशान की बात की है, जो बैरिस्टर गौहर को आपने मेंशन किया उनका बयान, तो यकीनी तौर पर अगर एक बड़ी पार्टी सियासी है उसको इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर वो जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर यकीनी तौर पर सवालात तो उठेंगे और उन सवालात का जवाब किस तरीके से उसको रेक्टिफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो वही बेहतर तौर पर उसको फिर डिफेंड करने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे, वो तो वही बेहतर जानते हैं कि क्या इसका वो जवाब देंगे। लेकिन इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी ये बात की है कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान का मामला है ये है इलेक्शन कमीशन पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो अब ये मैच ये चल रहा है और अब देखते हैं। और साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी की साना माल्टोन के कई सालों बाद अचानक से उनको वो याद आई और वो मिनाजुल कुरान के मेंबर भी बन गए, यकजहती के लिए वो वहाँ पहुँचे और लाइफ टाइम मेंबर भी बन गए। और दूसरी जानब जो है वो ज़ाहिरी बात है वो NA 127 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो यकीनी तौर पर वो चाह रहे होंगे कि मिनाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो उसके वोटर या सपोर्टर की सपोर्ट भी वो हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन खुरम जो है नवाज गंडापुर साहब जो है सेक्रेटरी जनरल हैं पैट के, उन्होंने मौके पर कहा कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो इमेज है या उसका मॉडरेट जो पाकिस्तान और उस हवाले से हमारा एक उस विजन के ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पैट जो है उसका ये जो एक हमारा एक अलाइंस बनने जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मामला उन्होंने कहा कि NA 127 का है उस हवाले से हमायत के हवाले से उन्होंने अभी कोई ऐसी बात नहीं की। तो बहरहाल वो अगर बात नहीं भी की तो अंडरस्टूड बात है कि सियासत क्या से क्या नहीं करवाती। बिलावल का मिनाजुल कुरान के ऑफिस जाना, आपको याद होगा माजी की सियासत के भी किस तरह देखते हैं, क्या किया बिलावल ने? देखिए मामला ये है कि बेसिकली वो जो उन्होंने मुतालबा भी किया है कि इसकी जो है बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात फेयर तरीके से होनी चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मामला जो है इसको किस तरह रियासत की रियासती दहशतगर्दी का एक सामना करना पड़ा एक जमात को, तो वो बेसिकली एक सिंपथी कार्ड है। और दूसरी जानब निशाना उसका नून लीग है, जारी बात उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी मरकज़ के अंदर भी वफाक के अंदर भी, और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के नतीजे में ये सारा मामला हुआ और जिस तरह सरकारी मशीनरी का बेदरंग इस्तेमाल हुआ, पुलिस का इस्तेमाल हुआ और उस वक्त की जो वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है उसकी इमा पर ये सारी चीज़ें की गई और जिस तरह लोगों को 100 के करीब लोग गोलियाँ मारी गई, 14 के करीब लोग जो शहीद हुए जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी। तो अब वो उस बयानिए के साथ आकर टारगेट उनका जो है वो नून लीग है और वो जो जिस तरह मिनाजुल कुरान और पैट जो इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाते रहे और अपना इंसाफ का मुतालबा करते रहे, तो अब वो भी उनके साथ जो है मिल गए। पहले PDM की हुकूमत में तो नून लीग के वो साथ थे
और उससे पहले भी कभी हमने नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी की जानब से भी साना माल्टाउन के जो शोधा हैं उनके इंसाफ के लिए कभी कोई तवाना या भरपूर तरीके से कोई आवाज़ उठाई गई हो। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से एक तो जानब आप देखें कि IPP के हवाले से भी कहीं पे सीट एडजस्टमेंट हो रही है, जो ताकतवर उम्मीदवार हैं उनके लिए तो हो रही है, और कुछ लोग जो हैं जो कि PTI से मुनरफ होकर आए IPP में, उनके लिए जो है नून लीग जो है उनको सीटें या एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। इस तरह काफ लीग जो है उनके साथ भी हाथ हुआ है, और काफ लीग जो है वो उन्होंने ओपनली कहा है, उनकी तरफ से बयान आ गया है कि हम जो है इस पोजीशन में हैं कि हम नून लीग के उम्मीदवारों के उन्होंने चूँकि हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, तो हम भी दस्तबरदार नहीं होंगे और हम मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और उनको शिकस्त देंगे। सब सवाल यहाँ पे एक और है, जिस तरह से कल हमने देखा एक निजी TV चैनल पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का चैनल है, उसने खबर शेयर की कि शेर अफजल मरवत को टिकट जारी नहीं किया गया। तो आज हमने देखा कि लक्की मरवत से शेर अफजल मरवत को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया। तो जो मीडिया का किरदार है इस आने वाले इलेक्शन में इंतहाई अहम है, लेकिन लगता नहीं है कि सफ़े अव्वल में कई ऐसे मीडिया इदारे बाउंस हो चुके हैं किसी एक पार्टी के, और गैर जानबदार जो है वो सिलसिला जो है वो ख़त्म कर बैठे हैं। देखिए, एक मामला ऐसा बन गया इत्तेफाक से कि कुछ चैनल्स का भी रवैये जो है इस तरह के मौजूद हैं, और कुछ एंकर्स या जो साफ़ी जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ जो कोई अगर एनालिस्ट है या कोई एंकर है या कोई रिपोर्टर है, तो उनके अपनी भी लॉयल्टीज़ जो है, कोई वफादारियाँ जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ ली हैं। तो जब वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं या तजिया, एक तो ये है कि रिपोर्टर जो है वो भी तजियाकार बने हुए हैं, वो भी अपनी रिपोर्टिंग कम करते हैं और तजिया ज़्यादा होता है, और दूसरी जानब जो है तजियाकार जो है वो रिपोर्टर बने हुए हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं बजाय तजिया करने के, तो सारा उल्ट पुल्ट काम हो गए। तो अब उसके अंदर जो रिपोर्टर होता है उसकी रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो तसब जो है वो नज़र आ रहा होता है, और किसी जमात की हमदर्दी और किसी की मुखालफत जो है वो नज़र आ रही होती है, बकायदा झलक रही होती है। और इसी तरीके से जो तजिया कार है वो जब तजिया कर रहा होता है तो उस तजिए के अंदर भी जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो अक्सर जो तजिया कार है उससे देखने वाला जो नाजरीन है उनको फौरी पता चल जाता है कि इसका जो टिल्ट है या इसका झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ है, और ये किस पार्टी के खिलाफ है और किस पार्टी के हक में इसका जो तजिया होगा। तो ये एक बाकायदा एक ठप्पे लग चुके हैं, और लोग जो हैं उनको चैनल उस हिसाब से ट्यून करते हैं, और हर जो आगे देखने वाला है उसकी भी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद है। जो नून लीग वाला है उसके अपने फेवरेट एंकर्स हैं और उसके तजियाकार और रिपोर्टर्स हैं, PTI के अपने फेवरेट जो एंकर रिपोर्टर और तजियाकार है, और इसी तरीके से बाकी जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी उनके भी इस तरीके से अपने उन्होंने ये तो सिलसिला खलसा बहुत बढ़ चुका है। एक तरफ जो है जमातें जो हैं वो भी बदकिस्मती ये है यहाँ पे कि बगैर तो एक जमहूरियत की बात करते हैं सारी जमातों वाले, लेकिन जमातों के अंदर भी ये सूरत हाल है कि कोई भी अगर गैर जानबदार साफ़ी, रिपोर्टर, एंकर, तजियाकार, कॉलमिस्ट वो किसी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाए और वो एक गैर जानबदाराना को सख्त सवाल कर बैठे तो दोबारा उसकी एंट्री बैन कर दी जाती है उस जमात की जानब से। सवाल करना तो फिर दूर की बात है, वहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाते। तो ये बात भी है, और दूसरा फिर जो फरमाइशी और स्पॉन्सर और जो बाकायदा जो टेलर मेड क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन बाकायदा दिए जाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमो के ज़रिए, पर्चियों के ज़रिए कि आप ये सवाल करेंगे, ये सवाल आप करेंगे, आप फिर नंबर लगते हैं कि पहले इनको दिया जाएगा माइक, फिर इसको दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा। तो हर तरफ अगर सहाफ़त के अंदर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं गलत तरीके से, तो सियासत जो है उसके अंदर भी यही चीज़ें जो है वो मतलब उसके अंदर राज बस एक और भी चीज़ तो अब पूरे मुआशरे के अंदर अगर ये बात की जाए ना तो इसलिए ये एक बाकायदा एक ग्रुप्स बन चुके हैं और धड़े बन चुके हैं, और जो गैर जानबदारी है वो बिल्कुल उसमें कहीं गुम ही हो गई है। बिल्कुल। एक तो और चीज़ यहाँ पे हम टिकटों की तकसीम के वाले जैसे पहले बात कर रहे थे, शेख रशीद के जो भतीजे हैं राशिद शफीक को, उनको भी धचका लगा है। पिंडी की दोनों नशिस्तों पर PTI ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। ऐसी तरह से NA-56 से शहरियार रियाज को और NA-57 से सिमाबिया ताहिर को टिकट जारी किया गया, और चौधरी निसार के मुकाबले में भी NA-53 से तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। कल साहब जो शेख रशीद और उनके भतीजे के
मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने टिकट्स जारी किए हैं, समझते नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने नून लीग को फ़ायदा दे दिया यहाँ पे? देखिए, शेख रशीद जो है उनकी अपनी पार्टी है, और जब वो अपनी पार्टी से खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी करम दुआर जो है उसी पार्टी से ही खड़ा हूँगा, तो अगर वो टिकट पीटीआई से मांग दे तो मैं भी उनको टिकट मिल जाता है या उनके भतीजे को। जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं है तो जाहिर बात है पीटीआई ने तो फिर अपने उम्मीदवारों को ही टिकट देने थे, और सीट एडजस्टमेंट का तो उनकी पार्टी या पीटीआई के साथ कोई इस तरह का मुआहदा हुआ नहीं। तो अब अगर जो जहाँ तक बात ये है कि जो नुकसान होगा वो शेख रशीद और पीटीआई के अगर दोनों उम्मीदवार खड़े होंगे तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान तो पीटीआई को होगा और शेख रशीद को भी होगा, और उसका फायदा जो है वो नून लीग को होगा, वो उठाएगी, क्योंकि वोट तो बेसिकली जो शेख रशीद के या जो पीटीआई के वोट है वो आपस के अंदर गुजरांवाला की बात कर ले तो गुजरांवाला सारा पेंडिंग है, उसकी क्या वजूहत है? नहीं, गुजरांवाला में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पीटीआई के वाले से बात कर, पीटीआई के वाले से बात। हाँ, नून लीग ने तो अपने टिकट दे दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी दे दिए हैं। नून लीग तो अपना गढ़ कहती है गुजरांवाला को ना। तो हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि गुजरांवाला की अगर बात की जाए ना तो बहुत सारे गुजरांवाला के अंदर लोग जो पीटीआई के जो उनके साबिक जो टिकट होल्डर थे वो गायब हैं, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद। तो उनके कोई मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं है कि कोई वहाँ पे कोई टफ कंपटीशन, मैंने चूँकि मुख्तलिफ हलकों का जो बगौर जायज़ा लिया है या उसका एनालिसिस भी किया है, तो लोगों से बात भी की है, तो उसमें गुजरांवाला में तो मुझे कोई भी ऐसी सीट नज़र नहीं आई जहाँ से कोई पीटीआई का मजबूत उम्मीदवार जो है वो हो। जो उम्मीदवार अगर मजबूत था तो वो गायब है और वो उम्मीदवार सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद यही वजह है कि वो फिर लोग जो है अभी तक उसकी लिस्ट सामने नहीं आ रही, और ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि बजाय साबिक अब टिकट होल्डर के या जो साबिक उनके पीटीआई के रहनुमा थे, लगता यही है कि अब जो ये सामने अगर आएंगे तो उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो वकला की होगी। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आपने इस वाले से डिस्कस किया। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और इसी तरह से इसी गुफ्तगू का यहाँ से आगाज़ करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वाले से टिकटों की तकसीम के हवाले से हमने बात की थी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा लिस्टें जारी कर दी हैं। सारी रात जगाया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लेकिन दिलचस्प बात ये थी सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कायदीन को इंतज़ार नहीं था। रात को मैसेजेस और कॉलें आ रही थी, साथ ही उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो भी मैसेजेस और कॉलें कर रहे थे, उनको भी ज़्यादा इंतज़ार था और इसी की तरह उनकी वेबसाइट भी डाउन हो गई। तो इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंतहाई अहम तरीन हल्का नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी के माबेन। तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी कायदीन में शुमार किया जाता है और नवाब शेर वसीर उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। तो पार्टी के कुछ ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज़ ने तलाल चौधरी को डिफेंड किया, जबकि शहबाज शरीफ ने नवाब शेर वसीर को टिकट देने के हवाले से ज़ोर दिया। तो आखिरकार मियाँ शहबाज शरीफ की मान ली गई है। तो इस सिलसिले में कल सब सवाल ये है, जो 5 से 4 टिकटें लेने वाले जो कायदीन हैं, 3 से 4 तो नॉर्मल हैं, अता तारड़ की मिसाल है, दीगर कायदीन हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला वो हौसला रखें और अपने कागजात नामजदगी वापस लें। तो ये भी एक कलमी है कि 3 से 4 टिकट्स लेके बाकी जो कायदीन है उनका हक जो है वो तलफ किया जाना। देखिए, ये जो दो टिकट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक अगर देखा जाए तलाल चौधरी का और दूसरा दानियाल अजीज़ का। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के केस की वजह से जजेस पर तनकीद की, नाल आशमी, ये तलाल और दानियाल, तो इनको फिर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना भी करना पड़ा और ये सारी चीज़ें हुई। अब दानियाल अजीज़ जो है उनके हलके के अंदर जो है मुदाखलत करने के लिए हसन इकबाल साहब, और उन्होंने हसन इकबाल के खिलाफ बयान दे दिया। तो मैंने जिस तरह बताया ना कि नवाज शरीफ साहब जो अभी भी वो जो चीज़ जिस जेन में रख लेते हैं या उनके जो टारगेट पे आ जाता है, तो आप देखें कि वो दानियाल अजीज़ को भी इग्नोर कर दिया गया, जबकि वो पक्की सीट थी उनकी और बड़े अच्छे खासे उन्होंने वोट भी लिए पहले भी उनकी एहलिया जो है। तो इसी तरीके से जो तलाल चौधरी है, तो इस हवाले से पार्टी के अंदर से यानी जवेद लतीफ़ का भी आज बयान आया है कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ जो है वो पार्टी के सीनियर और वफादार थे और उनके वो टिकट ना देना जो है ये ज़्यादती है। उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। अच्छा,
इसके साथ और भी कुछ हलकों में इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। पीटीआई के साथ भी यही सूरत हाल हुई है। अब देखें शफकत महमूद जो है वो उनके अहदेदार भी थे और उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे अपने पुराने हलके से भी, लेकिन वहाँ पे उनकी जगह पे सलमान अकरम राजा जो है उनको टिकट दे दिया गया। इस तरह हमाद अजहर जो है उनकी जगह पे, अब चूँकि वो कंपेन तो कर नहीं सकते, तो उनकी जगह पे उनके वालिद जो है मियाँ मोहम्मद अजहर जो है, जो साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं, उनको जो है मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया है। तो ये चीज़ें भी एक तरफ तो हो रही हैं सियासी मैदान में, और दूसरी तरफ हमारे अस्करी महाज़ों पर भी जो हमारी पाक फ़ौज है वो भी मसरूफ़ अमल है। और आज जिस तरह सोन मियानी में जो मश्क अलीज़ा 3 जो है उसकी बाकायदा जो एयर डिफेंस जो है उसकी बाकायदा मशक़ें हुई, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वहाँ पे वो भी मौजूद थे। और अगर बात की जाए उस हवाले से, तो एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशक़ें जो देखी, और जिसमें यानी हाई टू मीडियम जो है एयर डिफेंस जो है उसका वेपन का सिस्टम, और फिर लोअर टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और तुसी मुक्सर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई सरहदों की जो फ़िज़ाई दिफा बढ़ाने के लिए एक तारीख़ी जो है इसको कामयाबी और संग मील जो के तौर पर हाई टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो पहली बार यानी जो फायर इनका जो करने के जो दूसरी तयदार हथियारों के निज़ाम के साथ हदफ को कामयाबी से जो निशाना इसमें बनाया गया और उसमें कामयाब रहे। जबकि मश्क के दौरान तजर्बा किया गया और आर्मी चीफ ने कोर ऑफ आर्मी डिफेंस जो है एयर डिफेंस, कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस जो है उनकी दुरुस्तगी और ऑपरेशनल तैयारियों के साथ अहदाफ को शामिल करने की काबिल ज़िक्र और कामयाबी को भी सराहा। और आर्मी चीफ ने जवानों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले किसी भी ख़तरे को रोकने और इस का जवाब देने के लिए हमारी ज़रूरियात के मुताबिक अपने निज़ाम को जदीद बना रही हैं। और कोर कमांडर कराची, कमांडर एयर आर्मी डिफेंस, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन और इंस्पेक्टर जनरल आर्मर्स ने भी मशक़ का मुशाहिदा किया। और इस से कबल आर्मी चीफ ने जो है आर्मी एयर डिफेंस जो है उसका का भी दौरा किया और उन यादगार शोधा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और मुसल्लह अफवाज जो है उनके जो शोधा है उनको खराज अकीदत भी पेश किया। इसके साथ बात की जाए तो आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल जो है मोहम्मद ज़फ़र इकबाल को आर्मी एयर डिफेंस कोर के कर्नल कमांडेंट के तौर पर भी तैनात किया। तो आप देखिए एक तरफ जो है ये सियासी महाज के अंदर जो है गर्मा गर्मी देखने में आ रही है, इंतखाबी अमल जो है, और दूसरी तरफ आपको पता है दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं वो भी पाकिस्तान के ताक में बैठी रहती हैं। और कोई भी ऐसे हालात जब होते हैं, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होती है, अदम इस्तेकाम होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो भी मसरूफ़ अमल होती हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से अभी इस्लामाबाद के अंदर भी एक धरना चल रहा है और इसके पीछे कौन है, कौन सी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं गैर मुल्की, और वो चीज़ें भी आज जो है तर्जुमान बलूचिस्तान जो है उनकी जानब से ये बताई गई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और फिर इस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं यके बाद दिगरे, अभी रिसेंटली जो एक गालबन उम्मीदवार पीटीआई के हैं उनको शहीद किया गया, और इससे पहले भी जो सियासी रहनुमा हैं उन पर जिस तरह हाफ़िज़ हमदुल्ला पे हमला किया गया, और इस तरह बलूचिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ये वाक़यात यके बाद दिगरे हो रहे हैं, तो एक तरफ ये जो महाज हैं ये भी सरगर्म है और उस पर भी पाक फ़ौज जो है वो बरसरे पैकार है, और दूसरी तरफ हमारी जो सियासी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ हैं, और जिस तरीके से आपने अभी बता रहे थे बात कर रहे थे कि जो हमारे जो सियासी सीनियर जो रहनुमा हैं पार्टियां ही उनके साथ जो है हाथ कर रही हैं। एक और भी है ना जी, जड़ावाला की अगर बात की जाए, जैसे नवाब शरीफ वसीर का पहले तज़किरा किया, हैदर अली ख़ान मुस्लिम लीग नून को खैर बात किया, पीपी पर इलेक्शन लड़ते रहे, अब तहरीक इंसाफ ने उनके लिए एनए का जो है वो टिकट जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ क्या वही गलतियां नहीं दोहरा रही जो उसने पिछली दफ़ा किया, पैराशूटर्स को या जो लोटों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए अगर तहरीक इंसाफ गलतियां कर रही है या दोहरा रही है वो तो उनका बानी चूँकि जेल के अंदर है, और नए जो अभी बैरिस्टर गौहर अली हैं उनको तो उनका बुनेर से तल्लक है
और वो तो पंजाब या दीगर सूबों की पॉलिटिक्स को इतना या बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो वो तो ज़्यादातर तादाद जो है किया गया ना जी ऐसे ऐसे सरप्राइज। अभी शेखुपुरा के अंदर आप देखें ना, खुरम जो विरक है जो कि MP बने, वज़ीर कानून भी रहे, वो उसके बड़े वहाँ पे फेवरेट कैंडिडेट थे। लेकिन उनकी जगह पे एक ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम भी शायद किसी को ना पता हो, उनको कौमी असम्बली का टिकट दे दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं वहाँ बहुत सारी। और इसी तरीके से अगर बात की जाए नून लीग की, तो आप देखें ना 2-3 हल्के ये जिस तरह उन्होंने एडजस्टमेंट कर रहे हैं सीटों को, बड़े बड़े अपने सीनियर साथियों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखें कि जंग के अंदर जो है उन्होंने मखदूम फैसल साले याद जो है उनको टिकट दे दिया, तो वहाँ पे भी रिजेंटमेंट पाई जा रही है। तो पार्टी के अंदर बाकायदा नून लीग हो, पीपल्स पार्टी चले, उस हद तक ज़रा कम है उसमें इग्नोर करना, और वैसे भी उसकी कैंडिडेट की बहुत बड़ी तादाद नहीं है सिंध के अलावा बाकी सूबों में। लेकिन PTI और नून लीग वही गलतियां दोहरा रही है जो कि माजी में भी वो दोहराते रहे हैं। और अभी आप देखें कि राना तनवीर जो है उन्होंने अभी शरकपुर का हल्का भंगू जो है इफ्तिखार वो जीता अभी ज़िमनी में, जो अबू बकर से जो PTI के थे टिकट से, अभी ज़िमनी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, तो वो जीता हुआ जो कैंडिडेट है उसकी जगह पे उसको इग्नोर करके वहाँ पे सूबाई असम्बली पे भी राना तनवीर कौमी के साथ साथ उस सीट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब एक और भी है तो ना, ये चीज़ें भी हो रही हैं। इस तरह जो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब है, उनके भाई नीचे जो उनके है वो MPA का वो टिकट लड़ रहे हैं, हालांकि उससे पहले आरिफ संदीला जो थे, खानदानी सियासत जो है वो तहरीक निजात के अंदर बड़ा उनका रोल था जब नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया गया, और उस वक्त मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा लीड कर रही थी तहरीक को, और वो भी बड़ा उसमें पेश थे, तो उनको भी इग्नोर कर दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हलकों के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं सामने, वो नून लीग हो, वो PTI हो, ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग और ये जो मेरिट से हटकर ये जो पिक एंड चूज का जो मामला है, ये हर पार्टी के अंदर चलता रहता है। और यही वजह है कि फिर जो सियासी पार्टियां वो मजबूत नहीं होती, लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कारकुन जो हैं जब ये चोर दरवाज़ों से पैराशूटर और शॉर्टकट और पैसे वाले, इन्फ्लुएंस वाले, दबाव वाले, असर और रसूख वाले लोग, रिश्तेदारियां वालों या जिनके पास बड़े ओहदे हैं, वो जब इस तरह विराजमान होते हैं, तो उससे फिर पार्टियां जो है वो कमज़ोर होती हैं। कारकुन जो हैं या जाले या मुतवाले जो हैं वो उस तरीके से जोश व जज्बा के साथ पार्टियों में अफिलिएट या अफिलिएशन उनकी नहीं सामने आती, और यही वजह है कि फिर जलसे बड़े बड़े नहीं कर पाते। वो जलसे जो है वो कार्नर मीटिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जब उनको पता होता है कि एंड वक्त के अंदर उनको नवाजा अपनों को ही जाना है और जिन्होंने मारें खानी है उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो यही वजह है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप बड़े बड़े जलसे या जोशो को। वैसे तहरीक इंसाफ के बानी ने एक जो बयान दिया कि जो जेलों में कैद हैं ख़वातीन हैं या वर्कर्स हैं वो पहली तरजीह होनी चाहिए, तो यास्मीन राशिद साहिबा और जो दूसरी उनकी रहनुमा हैं उनको जो टिकट दे दिया गया है, तो ये तो एक अच्छा जेस्चर जाएगा कि आप कारकुन जो सख्तियाँ झील दें उनको टिकट जारी करना चाहिए। देखिए वो जो बात उन्होंने की उस हवाले से तो अगर देखा जाए तो उन्होंने उस पर अमल तो किया है। अब मुझे नहीं पता कितनी खवातीन जो जेलों में जिनमें टिकट सारी को तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने दिया। एक सनम जवेद के हवाले से नहीं कर सकता, एक सनम जवेद को टिकट दिया है, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो नो डाउट कि वो तो डिज़र्व करती हैं, और वो आपको पता है कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुकी हैं कौमी असम्बली का, और हर मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो सब के सामने है। सनम जवेद जो है वो चूँकि एक नई उनकी कारकुन है, वो कागजात मुस्तरद उनके होते हैं या हो गए हैं, ये क्या सूरत हाल है वो एक अलग से मामला है, लेकिन बल उन्होंने टिकट गालबन शायद उनको दिया है। इस तरह अजहर सदीक साहब जो है उन्होंने भी 2 हल्कों से कागजात जमा कराए हैं, अजहर सदीक को नहीं मिला। आप बता रहे हैं कि उनको टिकट, तो उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है। जुल्फी बुखारी को टिकट नहीं मिला। अच्छा, वो जुल्फी बुखारी को शायद मेरा ख्याल है वो लड़ना भी नहीं चाहेंगे और पाकिस्तान में हैं भी नहीं चूँकि। और इसके साथ साथ जो सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनके बेटे जो हैं खुरम लतीफ़ खोसा जो है उनको भी अब साहब मेरा नहीं ख्याल जारी कर दिए गए हल्कों में टिकट दिया गया। खोसा साहब को टिकट जारी कर दिए कि लाहौर खेल करने से लड़ेंगे, इलेक्शन जो कंटेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे KP की जो अगर बात कर लें, महमूद खान ने बात की थी कि मैं बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, मैंने उनसे सियासत सीखी। परवेज़ खट्टक उसी लॉबी का हिस्सा रहे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई बाद में। तो परवेज़ खट्टक जो है वो कहते कि मैं वज़ीर आला KP के बन के दिखाऊंगा, मैं चाहता था ये सब मेरे ख़िलाफ़ मुकाबला करें और आज मैं मैदान में हूँ। तो परवेज़ खट्टक की KP के अंदर क्या पोजीशन है? टफ़ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
मुस्लिम लीग नून को या दीगर जमातों को? देखिए, अब मामला ये है कि जो अगर देखा जाए बात तो एक चीज़ जो है वो हैरान कुन है, और उसको अगर माजी को चीज़ लेके आज के साथ जोड़ा जाए तो वो कुछ हद तक उस चीज़ के अंदर को वज़न है। वो ये है कि जब पहली मरतबा 2008 से 13 तक जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनी, तो उस वक़्त वज़ीर आला बने परवेज़ खटक। अच्छा, उस वक़्त पंजाब में ख़ास तौर पर, चूँकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और वफाक में इस तरह दीगर जो हुकूमतें थी, तो वो मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता था कि सबसे ज़्यादा नाकाम तरीन जो हुकूमत 8 से 13 में है, ये जो खटक साहब और PTI की हुकूमत है। लेकिन हुआ क्या कि जब इलेक्शन हुए 2013 के, तो पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख जो है उसको उन्होंने बिल्कुल यानी तारीख को यानी चेंज कर तब्दील करके रख दिया। पहले कभी भी जो हुकूमत होती थी पिछली, वो दोबारा कभी रिपीट नहीं उसने किया। सही है। लेकिन खटक साहब की हुकूमत ने ना सिर्फ रिपीट किया, बल्कि 2/3 अक्सरियत से वापस हुकूमत आई और पेशावर पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। तो वो बहुत एक बड़ा सरप्राइज था। यानी जिस हुकूमत के बारे में सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी और कंपेयर किया जाता था कि पंजाब हुकूमत जो है वो फ़र्ज़ करो 100 उसके नंबर हैं और उसके 10 नंबर भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि पंजाब में PTI की हुकूमत आ गई बजाय नून लीग की हुकूमत आने के, और खैबर पख्तूनख्वा में भी पहले से भी ज़्यादा यानी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वापस रिपीट होके, यानी तारीख पहली दफ़ा जो तारीख जो है उसके बरक्स नताइज आ गए। तो उसका यकीनी तौर पर क्रेडिट कुछ ना कुछ तो जाता होगा ना खटक साहब को, कि उनकी अगर परफॉर्मेंस या डिलीवरी थी तो वही वजह थी ना कि वो दोबारा अगर रिपीट कर पाए। अब मामला ये है कि अब चूँकि एक वेव तो चल रही है और जिस तरीके से उनके खिलाफ एक नफ़रत का भी अंसर पाया जाता है, जो मुनरफ जो PTI के लोग हैं उनके बारे में, जो PTI के जो लोग जो बानी चेयरमैन PTI से लगाव रखते हैं या उनके साथ एफिलिएट है, वो तो उनको पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि मेरे पास धड़े या हमारा अपना जो वोट बैंक या हमारा अपना एक इन्फ्लुएंस या हमारी जो परफॉर्मेंस है या कारकर्दगी है, जिस तरह पहले हमने परफॉर्म किया, तो उसकी बुनियाद पर वो चैलेंज तो बार बार दे रहे हैं। तो अब ज़मीनी हकायक क्या है, क्या सूरत है, लेकिन एक सूरत हाल वहाँ पे जो है ना, खटक साहब के लिए मायूस कुन हो ना हो, लेकिन फजल रहमान साहब के लिए वहाँ पे सूरत हाल जो है काफ़ी मायूस कुन नज़र आ रही है, क्योंकि बारहा उनकी जानब से इलेक्शन को मौखर करने की बातें, ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें सेनेट के अंदर फिर अचानक से एक आ गई है 3 माह के इलेक्शन मौखर करने की जो करारदाद है, इससे पहले भी आई है, दूसरी करारदाद आ रही है। तो ये समझ से बाला तरह चीजें इलेक्शन कि ये कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं। इक़्तिदार में कल सब खबरें हैं कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को नहीं हो रहे। देखिए, मसला फिर वही है ना कि उसके करारदाद के अंदर भी यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए इन चीज़ों को, और ये जो थ्रेट्स है और दहशतगर्दी है, ये चीज़ें तो देखिए अगर इन चीज़ों को लेके आप मौसम को, दहशतगर्दी को, इस तरह के वाक़यात को लेके चलते जाएंगे तो इलेक्शन जो है ये मज़ीद आप पोस्टपोन करते जाएंगे, तो इससे कितनी देर तक इस तरह डांग टपाव पॉलिसी पे मुल्क को आप चलाएंगे। और इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए, और इंटरनेशनली भी इस चीज़ के हवाले से बहुत सारे जो रियासत है वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। देखिए जल्द अज जल्द हमें 8 फरवरी जो है ऑलरेडी बहुत कोई टाइमली तो इलेक्शन हो नहीं रहे, उस हिसाब से अगर 90 दिन के 60 दिन की तो बहुत पहले ही हम तहकीर कर चुके हैं। तो हमें जल्द अज जल्द जो 8 फरवरी तक वो इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करके एक मुंतखब हुकूमत जो है अब वो बागदौड़ संभाले पाकिस्तान की, ताकि वो एक मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है वो डिसीजन ले और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाले और इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक जो हुकूमत एक रिकगनाइज गवर्नमेंट आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो बर वक्त इलेक्शन और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर फ्री एंड फेयर और बर वक्त इलेक्शन होंगे तो वही इस मुल्क के लिए इस वक्त आज के हालात के अंदर नागज़ीर है, और मुल्क जो है मज़ीद इलेक्शन के मौखर करने या तख़ीर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मौलाना साहब की थोड़ी सी खल साहब डिस्कशन यहाँ पे है हमारे पास। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के दिनों में अफ़गानिस्तान का दौरा किया और कुछ ज़राए ने ये बात की कि मौलाना साहब का ये फरमाइशी दौरा था, उन्हें ऑफिशियली तौर पे जो तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बुलावा नहीं था। मौलाना साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि उन्हें बुलाया जाता।
मौलाना साहब के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मौलाना साहब कुछ लोग मैंने बताया ना कि हैव नॉट और हैव होता है या नहीं होता। अब मौलाना साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा। ना उनको पीपल्स पार्टी कोई उस तरीके से इम्पोर्टेंस दे रही है, ना नून लीग उनको इम्पोर्टेंस दे रही है। सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश उनका भी कोरा जवाब दे दिया गया। और जो उनके अपने हलकों के अंदर जो सीटें हैं या लेकिन खल साहब मौलाना साहब को ऐसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, उनकी पोजीशन पार्टी ये की बेसिकली तो है। इस तरह जो आनियां जानियां या इधर उधर भाग दौड़ वो कर रहे हैं, मकसद यही है कि किसी न किस तरीके से देखें। मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पहली बार तो उन्होंने बुलाया नहीं, दूसरी बात है मौलाना साहब के पास कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है? क्या वो हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान के तौर पर गए? क्या वो वजारत दफा की जानब से वो नुमाइंदा के तौर पर गए? क्या वो वजारत खारजा के नुमाइंदा के तौर पर गए? क्या वो अस्करी क़यादत के नुमाइंदा बनकर गए? क्या वो वज़ीर आज़म के नुमाइंदा बनकर गए? या वो किस हैसियत में गए? मतलब उनकी क्या हैसियत है? कोई उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, कोई उनकी अपनी हैसियत नहीं है। तो लिहाजा अगर वो जाते भी हैं तो ये इस दौरे की मैं नहीं समझता कोई इम्पैक्ट होगा पाक अफगान पॉलिसीज के ऊपर। जमीयत उलमा को लेके है ना, तो उलमा इकराम की बड़ी तादाद तरीके उनके तालिबान की जो है वो नुमाइंदा है गवर्नमेंट की, शायद इस वजह से कोई मजहबी उनका दौरा हो सकता है। देखिए वो उस हवाले से मे भी उनका अपना को मसलक के हवाले से या इस तरह का मामला हो तो वो उसकी बात अलग है, लेकिन रियासत के हवाले से, रियासती अमूर के हवाले से, एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एज ए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कैपेसिटी के अंदर जो है, मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी ने भेजा है। ना उनकी इस तरह की इम्पोर्टेंस है और ना उनको किसी ने मैंडेट देकर भेजा है और ना ही अफगान हुकूमत ने उनको बाकायदा उस तरीके से कोई ट्रीट किया है। और बल्कि वो वापस आ रहे थे गालबन या जा रहे थे तो बीच में वो कोहूटिंग भी हुई और उसके अंदर लड़ाई मार कुटाई के जो वापसी पर एयरपोर्ट पे आ जाएं तो तरीके इंसाफ के कुछ कारकुनान थे, उन्हें देख के एक नारा लगाया जो बानी चेयरमैन जलसों में उनके हवाले से एक जू मैनी उनका नाम लिया करते थे, उल्टा सीधा नाम, तो वो पुकारा गया है तो उनके कारकुनान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो ASF को तलब करना पड़ा, तब जाके मामला जो है वहाँ पे ठंडा हुआ है। खल साहब एक तो ये चीज़ है, मौलाना साहब जो है अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए यहाँ पे थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का रवैया तालिबान की गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान से कुछ शफाफ नहीं है। पाकिस्तान ने बारहा इस चीज़ का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इस्तेमाल होने वाला असला अफ़गानिस्तान से समझ लो क्या आता है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अब चूँकि तालिबान का भी ये दावा है कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट हम लेके बैठे हैं, तो पाकिस्तान भी एक इस्लाम की बुनियादों पर बना मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, देखिए तो इत्तेहाद क्यों नहीं है खित्ते में? जो अबूरी हुकूमत है उसको पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर अमेरिका का इनखला यहाँ से हुआ और आज अगर उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए किसने एक्सेप्ट किया उनको हुकूमत को, तो मतलब थोड़ा सा उनको भी थैंकलेस जॉब नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि एहसान जिस पर करें क्या इसलिए किया जाता है कि आप हमें ही उल्टा आके हमारे ऊपर ही दहशतगर्दी करें और अपनी सरजमीन और अपने लोग और अपने लॉजिस्टिक और अपना असला जो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर आप इस्तेमाल करें। तो मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मौलाना साहब जो है वो हमदर्दियाँ लेने के लिए, अफ़गान हुकूमत की सिंपैथी लेने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी कार्ड खेले हैं। कभी वो कहते थे कि अफ़गानिस्तान को ना निकाला जाए, अफ़गानियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कई 4 दहाइयों से भी ज़्यादा मुकीम है अशरों से, तो उनको ना निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। तो अभी भी मे भी उन्होंने कोई इस तरह का कोई प्रेशर बनाने के लिए या अपनी मे भी कोई इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कोई इस तरह का दौरा जो किया है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस दौरे के बाद भी उनकी कोई अहमियत बन पाएगी। अभी तक वो हैव नॉट की जो है सूरत हाल के अंदर। ठीक है खल साहब, खित्ते के अंदर इस वक्त एशिया के अगर खित्ते की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो इस वक्त जो हमसाया ममालिक हैं उनका अहम किरदार होना चाहिए। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि हम सरहदों की हिफाजत करेंगे और किसी किस्म का भी इस हवाले से टॉलरेंस पॉलिसी जो है उन्होंने इख्तियार करने का कहा है। तो अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, ईरान की बात की जाए, तो ये इस्लामी ममालिक हैं, तो इनको पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए, सरहदों पर जो हमारे खड़े मुहाफ़िज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाला बेशतर असला अफ़गानिस्तान से स्मगल शुदा जो है वो देखा गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और लम्हा फ़िक्रिया हम कह सकते हैं। इसी के साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आर्मी चीफ़ को इस हवाले से कामयाब करे, दहशतगर्दी का
खात्मे के लिए जो हमारी पाक फ़ौज मेहनत कर रही हैं उनका समर जो है कौम देखेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ायद और असद खल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।